शेल्टर होम बालिका गृह वही एक ऐसी जगह होती है दोस्तों जहां पर कुछ ऐसी लड़कियों को रखा जाता है जिनके माता पिता ना हों या लड़की के परिजन कोई गुजर गए हों या लड़की कहीं से अपाहिज हो या घर वालों ने उसको भगा दिया हो या किसी नाबालिग लड़की की शादी हो गई हो, घर से परेशान हो, ऐसी लड़कियों को इकट्ठा कर कर एक बालिका गृह में रखा जाता है जहां पर सरकार की हर सुविधा उनको मुहैया करवाई जाती है। अचानक उस बालिका गृह का जायजा लेने के लिए एक बाहर से टीम आती है। उसमें एक ऑफिसर रहती है लेडीज, जो कि ये जांच पड़ताल कर रही थी कि वाकई में जो बालिका गृह हैं उसमें जो लड़कियां रह रही हैं कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, उनका खाना पीना सही चल रहा है नहीं चल रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई चल रही है सही नहीं चल रही है। इस तरीके से वो जानकारी जुटाने के लिए वहाँ पर आती है और आने के बाद वो देखती है, दो चार लड़कियों से बातें की, हर लड़की ने अपनी अपनी कहानी बताई। लेकिन वहाँ पर दोस्तों एक 12 या 13 साल की लड़की आती है तो उससे पूछा जाता है उस मैडम द्वारा कि बेटा आप खाना पीना का अच्छा मिलता है, आपको नहीं मिलता है, टीवी देखने को मिलती है नहीं मिलती है। इस तरीके से उस मैडम थी जो अधिकारी, वो उस लड़की से 13 साल की लड़की से क्वेश्चन कर रही थी। तभी अचानक दोस्तों वो लड़की इधर उधर झांकते हुए बोलती है कि मैडम यहाँ पे सब कुछ ठीक तो चल रहा है लेकिन सब कुछ पूरा ठीक है ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ गलत भी हो रहा है। जब इस तरीके से उस 12-13 साल की लड़की की बातें सुनकर उस मैडम ने उससे पूछा, बड़ी माँ की तरह प्यार देकर, बहन की तरह उसको प्यार देकर पूछा कि बेटा हम बाहर से आई हूँ, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी, तुम्हें क्या समस्या है, यहाँ पर क्या चल रहा है वो तुम बेझिझक होकर हमें बता सकती हो, हम तुम्हारी पूरी हर सहायता संभव सहायता करेंगे। तब वो लड़की बताती है दोस्तों कि यहाँ पर कुछ लोग बाग आते हैं और लड़कियों के साथ गंदा गंदा काम करते हैं। और कुछ समय पहले यहाँ पर एक लड़की को 6-7 साल की लड़की थी, उसके साथ ऐसा गंदा काम किया, जिस गंदा काम करने के बाद उस लड़की की मौत हो जाती है और यहीं पर बालिका गृह में एक गड्ढा करके उस लड़की को गाड़ दिया जाता है। दोस्तों जब इस तरीके से उस महिला ऑफिसर ने वहाँ की उस 13 साल की बच्ची के मुंह से इस तरीके से बात सुनी तो वाकई में उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और उसके होश पाकता हो जाते हैं। अब वो क्या करती है कि प्लानिंग करती है कि अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए और इसकी एक उच्च स्तरीय जांच बैठाती है वो और इस पर कार्रवाई करने के लिए कोशिश करती है। तो जब दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से और कोर्ट द्वारा जब सरकार को लताड़ा गया, जब ये माध्यम हर एक सोशल मीडिया पर छाने लगी ये बात, तो वाकई में सुनने वाले लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बड़े बड़े उम्र के लोग और इतने पैसे वाले लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जब इस बात का खुलासा हुआ तो कहीं ना कहीं दुनिया हैरान थी और पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा का विषय बन गया था। तो दोस्तों आज वही घटना लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने आया हूं, जिसे आप पूरा सुनिएगा। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और एक बार फिर स्वागत है कहानी आपकी मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों तो आज की हमारी जो घटना है वह है बिहार प्रदेश की, और बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में जो साहू रोड है, साहू रोड पे ही पड़ता है जो बालिका गृह है। इसी बालिका गृह में दोस्तों साल 2017 की बात है ये, तो इसमें 42 लड़कियां रहा करती थी। 42 लड़कियों में से कुछ लड़कियों की उम्र कम से कम 6-7 साल थी, किसी की 10, किसी की 12, किसी की 16, 15-16 साल तक की उम्र थी लड़कियों की। दोस्तों तब वहां पर एक मुंबई की संस्था है टाटा ऑफ सोशल साइंस, जो कि हिंदुस्तान में सरकार द्वारा चलाई गई एनजीओ जो सुविधाएं हैं, व्यवस्था हैं, उनकी जांच पड़ताल करती है ये संस्था कि इनमें जो काम हो रहे हैं वो लीगल तरीके से हो रहे हैं, अनलीगल तरीके से हो रहे हैं। तभी साल 2017 में दोस्तों एक सुषमा नाम की ऑफिसर मुंबई की, इस सोशल साइंस की, वह मुजफ्फरपुर के इसी बालिका गृह में पहुंचती है और वहां पर तमाम लड़कियां थी। वो लड़कियां आ जाती हैं वहां पर, जो अधिकारी लोग थे वो भी मौजूद थे। तभी वहां पर कुछ लड़कियों से वो मैडम उनसे बातचीत करती है। तो 2-4 लड़कियों से बातें हुई तो उन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी कहानी को सुनाया। लेकिन जो एक 12-13 साल की लड़की थी दोस्तों, वह बताती है कि मैम यहाँ पे सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा गलत काम हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था। लड़की 12-13 साल की थी, पढ़ने में भी होशियार थी। तो उससे तमाम चीज़ें पूछी गई तो लड़की बताती है उस मैडम को कि यहाँ पर ऐसा कुछ गलत हो रहा है, लड़कियों के साथ गंदा काम होता है। तो मैडम फिर पूरी तह तक इस बात को जाती है और बताती है कि क्या होता है। तभी उस मैडम ने अपने पास में
एक वीडियो कैमरा वाला बुलाया और साथ में 2-3 अधिकारियों को साथ में खड़े होकर उस लड़की का बयान दर्ज किया कि शायद इस लड़की को बाद में कुछ किया ना जा सके या इसके ऊपर कुछ दबाव हो सके, इसके पहले इसका कुछ सबूत इकट्ठा कर लेते हैं। दोस्तों, जब उस लड़की से पूछा गया तो वो बताती है कि एक हंटर अंकल आते हैं और वो लड़कियों को पकड़कर उस रूम में ले जाते हैं, उनके साथ गंदा काम करते हैं और जो नहीं जाती है तो वो हंटर से उसकी पिटाई करते हैं। तब वहाँ पर उसकी एक सहेली और बोलती है कि मैम, हंटर अंकल तो हैं ही, साथ में एक मूंछों वाले अंकल भी आते हैं, वो भी इसी तरह सभी लड़कियों के साथ में ऐसा गलत काम करते हैं। तभी वहाँ पर दोस्तों एक तीसरी लड़की बोलती है कि एक बड़े पेट वाले भी अंकल आते हैं मैम यहाँ पर, और वो भी लड़कियों के साथ जैसा 2 लोग करते हैं जी, ऐसा ही सेम वो भी करते हैं कि अगर लड़की इनके पास नहीं जाती है तो ये बुरी तरीके से उसको मारते हैं, पीटते हैं और उसके साथ गंदा काम करते हैं। तो दोस्तों, जब इस तरीके से उस मैडम ने पूरी उन लड़कियों का वक्तव्य रिकॉर्ड करके वहाँ से निकलती है और एक अच्छी इसकी रिपोर्ट तैयार करके बिहार प्रदेश को सौंप दी जाती है। जब बिहार प्रदेश इस घटनाक्रम के बारे में सुनती है दोस्तों, तो कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं करती है और इस पर पानी डालने की कोशिश करती है। तब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि ये बात उसी मैडम ने कुछ अखबारों को दे दी थी, अखबारों को इसलिए कि अखबारों में छप जाएगी, सोशल मीडिया पर पहुंच जाएगी, तो इस बात को दबाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से उस मैडम ने इस बात को सोशल मीडिया पर डाला तो कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सीधी दिल्ली तक पहुंचती है, दिल्ली हाई कोर्ट में। तब वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब थे, गोगो रंजन जी, तो उन्होंने जब इस बात को उनकी कानों में पड़ी तो उन्होंने एक वहाँ से स्पेशल क्राइम ब्रांच की एक टीम को गठित किया और इसकी पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच करने के आदेश दिए। तब दोस्तों वहाँ पर वो जांच करते हैं पूरे अच्छे तरीके से, तो देखा जाता है कि वहाँ का एक बड़ा पत्रकार था जो कि पैसे वाला था काफ़ी, इसका एक अखबार भी चलता था और साथ में वहाँ पर कुछ लेडीसें जुड़ी हुई थी, कुछ अधिकारी लोग जुड़े थे, कुछ महिला डिपार्टमेंट की बड़ी बड़ी अधिकारी जुड़ी हुई थी और देखा जाए वहाँ पर 1-2 नेता लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे। दोस्तों, जब इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच की गई तो इसमें से 18-19 लोगों के ऊपर चार्जशीट दायर की गई। तो उन्होंने से जब पता चला कि इन लड़कियों के ऊपर ऐसा गलत काम हुआ है दोस्तों वहाँ पर, तो जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो टीम भेजी गई थी, उस टीम ने उस बालिका गृह में जाकर उन 42 लड़कियों को दिल्ली के लिए ट्रांसफर किया गया और दिल्ली ट्रांसफर होने के बाद उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। तो उसमें देखा जाता है कि 42 में से 34 लड़कियों के साथ एक बार नहीं हजारों बार ऐसा दुष्कर्म उनके पास हुआ है, ऐसा मेडिकल रिपोर्ट में आया। तो जब मेडिकल रिपोर्ट में उन 34 लड़कियों के बारे में आया दोस्तों, तो वहाँ पर सरकार नीचे देखने के लिए हो जाती है और जो वहाँ की जो टीम थी, जो सोशल टीम थी, वहाँ पर जो कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी सरकार द्वारा गठित करके, तो उन्होंने उस तरीके से फिर वहाँ पर पहुंचकर उस जगह का जायजा लिया और हर एक तरीके से उसका जानकारी प्राप्त की। तो उनमें से वहाँ पर काम करने वाले या उस संस्था से जुड़े हुए, बालिका गृह से जुड़े हुए कर्मचारियों की रिपोर्ट दर्ज की गई दोस्तों। तो उसमें से 19 लोगों के ऊपर बाकायदा पुख्ता सबूतों के साथ उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। इनमें से एक लोग था जिसके ऊपर कोई ज्यादा गंभीर आरोप नहीं थे और वो छूट जाता है, लेकिन 18 लोगों के ऊपर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है दोस्तों। इसी के साथ मुकदमा 2 साल तक चलता रहा। इसी दौरान में से कुछ लोग छूटकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन साल 2021 के लास्ट में नवंबर का महीना था, 9 नवंबर 2021 को, तभी सुप्रीम कोर्ट में ये बात पहुंचती है। वहाँ के जो गोगो रंजन जी, जो वहाँ के जो जज थे वहाँ के, तो वो इस पूरी जानकारी को साक्ष्यों के आधार पर देखते हुए फैसला देते हैं कि इनमें से जो 12 लोग थे जिन पर संगीन अपराध था, उन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है और जो बकाया के लोग थे उनको भी ऐसी ही कोई कठोर सजा सुना दी जाती है। तो दोस्तों, ये रही बालिका गृह की जानकारी। तो इस पूरी जानकारी को सुनाने का उद्देश्य मेरी किसी को ठेस पहुंचाने या परेशान करना नहीं है, बल्कि दोस्तों आपको जागरूक करना, आपको सतर्क करना है कि आपके आसपास में या पड़ोस में कहीं पर ऐसी संदिग्ध गतिविधियां पाई जाती हैं तो आप बेझिझक होकर, सोशल मीडिया का जमाना है, किसी सबूत को इकट्ठा कर आप इसको सरकार के सामने रख सकते हैं। सरकार की भी एक हर संभव कोशिश रहती है दोस्तों कि इंसान अपने ऊपर हुए अत्याचार को उठाने की एक बार कोशिश तो करे, तो सरकार उसका भरपूर सहयोग करती है।
दोस्तों तो इस घटनाक्रम के बारे में आप लोगों के क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलूंगा दोस्तों मैं नई क्राइम की घटना के साथ, जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।